हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि जितने भी अपने जो सीयूटी की आरएचएस के जो स्टूडेंट है और जो आईसीआर के स्टूडेंट है, उनके लिए हम बिल्कुल फ्री यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर जो क्रैश कोर्स का जो बैच हमने लॉन्च किया है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। जिसका हमने लास्ट लेक्चर जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन था हमने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज के जो चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं वो चैप्टर अपना रहने वाला है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो जेनेटिक्स का दूसरा जो पार्ट है, मतलब जो अपन जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड, मतलब जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, अब पढ़ना है कैसे होता है, जो चीजें कैसे होती हैं, जो हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ के आए कि हमने जेनेटिक्स के अंदर इस प्रकार से मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रेड्स थे उनका क्या होता था, मतलब ट्रांसफर होना, इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़े थे। लेकिन वो ट्रांसफर तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो चीजें है वो कैसे बनी है, उनका एक पूरा फॉर्मेशन कैसे है, कैसे वो काम करती है, वो सब चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वहां पर हमने पढ़ा था कि एक फैक्टर नाम की जो स्ट्रक्चर थी, फैक्टर नाम का जो जीन था उसके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन वो होता क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन सा उसका केमिकल कॉम्बिनेशन है। जैसा कि नाम में क्या छुपा हुआ है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मोलिक्यूल लेवल के ऊपर। और जब अपन मोलिक्यूल की बात कर रहे थे तो उसकी थोड़ी केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, मतलब जो हमारे पास में अपना जो जेनेटिकल मटेरियल होगा उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी भी जो भी कोई स्टूडेंट जो सीयूटी की तैयारी कर रहा है, आईसीआर की कर रहा है, आरएचएस की कर रहा है, और अभी भी वो सोच रहा है कि सर कहाँ से मैं कोर्स करूँ, कहाँ से क्या मैं पढ़ूँ, ठीक है, तो अभी भी आप वेट कर रहे हो तो मतलब आप अपना टाइम निकाल दोगे। अब से यदि आज से भी यदि आप प्रॉपर तरीके से लग गए तैयारी करने में तो भी आपके हाथ में बिल्कुल सिलेबस कवर कर सकते हो आप लोग, क्योंकि हम 30 अप्रैल से या 1 वीक फर्स्ट वीक जो अपना मई का रहेगा उस तक हम कंप्लीट सिलेबस करवाने की पूरी पूरी हमारी पॉसिबिलिटी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो जैसा मैंने एक मोटिवेशन लाइन भी आपके लिए आज लिखी है कि जो अपना फ्यूचर है बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, मतलब वो ही स्टूडेंट का फ्यूचर उन्हीं का है जो अपने सपनों के जो सुंदर सपने उनके ऊपर विश्वास वो करते हैं, उन्हीं का यहाँ पर फ्यूचर आपके लिए यही रहने वाला है। क्योंकि आज की दुनिया में जो आपका जो प्रेजेंट टाइम का जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना हो गया है, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गई है, तो आपका फ्यूचर आपके हाथों में, और आपके हाथों में फ्यूचर होना मतलब आपके जो सपने हैं उसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए, और आज ही आपको शानदार तरीके से यहाँ पर आपको काम करने के लिए लग जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर, एक मिनट। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन बात जो करेंगे वो एक थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं, न्यूक्लिक एसिड की अपन यहाँ पर बात करेंगे, जो अपनी स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की जो अपनी स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगा डीएनए आरएनए क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में सब कंप्लीट अपन यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में जो आपको डीएनए जो बताऊंगा, आपका जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, सबको पता है जेनेटिक मटेरियल है सर, लेकिन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि जेनेटिक मटेरियल इसको कैसे डिस्कवर किए, कौन कौन से इसके अंदर एक्सपेरिमेंट आते हैं जो इसको डिस्कवर किए थे। ठीक है, उसके साथ में जब डीएनए, आपको पता होगा डीएनए 2.2 मीटर इसकी लेंथ है, और 2.2 मीटर लेंथ को एक बहुत छोटी सेल के अंदर अपने को किस प्रकार से रखना है, तो उसको पैकिंग करना पड़ेगा प्रॉपर। जब आप कभी कहीं भी कहीं घूमने जाते हो तो अपन प्रॉपर आप अपने कपड़े वगैरह की पैकिंग करके जाते हो, तभी तो प्रॉपर तरीके से एक छोटे से बैग में आप ज्यादा कपड़े लेकर जा सकते हो ना, तो उसकी पैकेजिंग पड़ेंगे अपन डीएनए के। ठीक है, डीएनए डीएनए को कैसे हम पैकेजिंग करें ताकि उसको हम एक छोटी सी सेल के अंदर क्या रख सके उसको प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल, इससे रिलेटेड है, मतलब कैसे प्रूव हुआ सर, प्रूव भी होना चाहिए ना कि कैसे कौन कौन से, कोई साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अंदर हमें ये तो आइडिया लगना चाहिए ना ये चीजें डिस्कवर कैसे की गई है। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके जो डिस्कवर किया है उन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, एक्सपेरिमेंटल जो अपने पास में पोर्शन है। अब जब एक्सपेरिमेंटर हो गया, इसके बारे में सब हम केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे, और उसको हमने सेल में प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग कर दिया सर। अब जब इतना काम हो जाएगा अपने पास में 3 लेक्चर के 3 टॉपिक के अंदर, फिर पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, कि कैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी कैसे और फॉर्म करता है, उसके बारे में बात यहाँ पर करेंगे। उसके बारे में बात करने के बाद फिर बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से अपनी स्टार्ट हो गई प्रोसेस वाला जो फॉर्मिंग वाला मतलब पोर्शन, जो हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि मतलब इनहेरिटेंस होती है कोई चीज है, लेकिन उसके अंदर कैसे किस प्रकार से अपने को करेक्टर डेवलप होता है। जीन है, जीन ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट करेक्टर डेवलप कर देता है, कुछ तो काम करता होगा ना, तो किस प्रकार से काम करता है। उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो अपने पास में आरएनए होता है, आरएनए की इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आरएनए होता है, आरएनए से क्या बनती है अपने पास में प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन जाकर के ही क्या करती है अपने पास में ट्रेड शो करती है, ठीक, अपना फंक्शन करती है, तो उसी को अपन ट्रेड या करेक्टर के बारे में तो अपने बहुत ज्यादा
यहाँ पर जेनेटिक्स के अंदर बात की है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ जीन, जीन के बारे में कंसेप्ट बात करेंगे। उसके बाद जेनेटिक कोड, मतलब जो ये आरएनए जो बनता है, आरएनए बनता है किससे बनता है, तो इसके अंदर जो कोड वगैरह होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर अपने को यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करके थोड़ा टॉपिक अपने को ऐड किया है। अब बाकी इसका और अपने डिटेल के अंदर अपने जेनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे से बात यहाँ पर कर ली है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बात करेंगे अपन डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से फिर प्रोटीन बनाना है, तो उसकी बात करेंगे ट्रांसलेशन। जो दोनों टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक तो बहुत शानदार होने वाले, हर टॉपिक में, हर चीज में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको कहाँ से बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना है। तो हर टॉपिक का मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज कर रखा हूँ कि कहाँ से आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद में ठीक है सर, इतना तो हो गया हमने कि आपने प्रोटीन बना दिया, जो है जो ट्रेड है, जो करेक्टर अपना फंक्शन शो करती है, उसके बाद में उसका रेगुलेशन करना भी जरूरी है ना सर, ठीक है। हमारी सेल है बना रही है प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसको हमारी सेल के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए ना। तो उसको बनाने के लिए, मतलब अपने हिसाब से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जहां से हमारी मेन चीज है, कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री से तो प्रोडक्ट बन करके मार्केट में जा रहा है। अब मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है, तो मार्केट में हमें प्रोडक्ट को कम करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट आता जा रहा है, उसको हम कहीं डम कर रहे हैं, ऐसा तो करेंगे नहीं ना। हम क्या करेंगे, फैक्ट्री वालों को इन्फॉर्म करेंगे जहां से अपना प्रोडक्ट बन के आ रहा है। फैक्ट्री है जी जीन, मतलब जीन को अपन क्या करेंगे, जीन को रेगुलेट करेंगे। और यदि अपन जीन को रेगुलेट कर देंगे, मतलब फैक्ट्री को रेगुलेट कर देंगे, तो अपने मार्केट में जो आने वाला सामान है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी बॉडी क्या करती है, डायरेक्ट किसको मतलब रेगुलेट करती है, जीन को। तो जीन का एक्सप्रेशन जो होगा उसको अपन रेगुलेट कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक आपके लिए, उसके बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने पास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, और उसके साथ में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, ठीक है। जो आज आप इतना सीआईडी वगैरह भी देखते हो, तो क्राइम जो सीन्स वगैरह होती है उसके अंदर, क्राइम के अंदर कैसे मतलब अपने पास में दूसरे पर्सन का मतलब डीएनए मैचिंग वगैरह होता है, तो सब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से यहाँ पर होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ये तो अपना हो गया पूरा एक इसका ओवरव्यू हो गया अपने चैप्टर का, कि सर हम क्या इसके अंदर पढ़ने वाले। जेनेटिक्स से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसको लिंक करके जेनेटिक्स से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी और एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ मैं, ताकि आपको ये क्या वो चीजें लिंक करेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था मेंडल साहब का जो काम था उनको, ठीक है। तो मेंडल साहब के जो काम थे, उन्होंने क्या बोला कि एक फैक्टर है, और ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर ही क्या करता है, अगली पीढ़ी जो होती है, अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन होती है सर, उसके अंदर जाता था, और उसके अंदर जाकर के क्या करता था, यहाँ पर फैक्टर ये क्या करता था, ट्रेड शो करता था। यहाँ पर इतना अपन ने पढ़ लिया था, मतलब क्या जेनेटिक्स है उसके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन जो उसके बाद एक क्रोमोसोमल थ्योरी आई, उन क्रोमोसोमल थ्योरी ने क्या काम किया, क्या ही क्रोमोसोमल थ्योरी, इस क्रोमोसोमल थ्योरी, क्योंकि जो मेंडल थे, मेंडल का सबसे बड़ा फेलियर क्या था कि उन्होंने फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया कि इसकी लोकेशन क्या है, कि लोकेशन क्या है, ये वो तो बता दीजिए सर। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो लोकेशन तो पूछेंगे ना, कि आप जो यूनिट बता रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सपने में आ गया कि कोई यूनिट होती है, इसके लोकेशन के बारे में बताओ, क्या इसका कोई स्ट्रक्चर है, क्या इसकी केमिकल कंपोजिशन है, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि कोई तो ऐसी एक फैक्टर चीज है जो मतलब अपने पास में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर लेके जाती है। लेकिन फिर जैसा कि 1902 के अंदर सटन एंड बोवेरिन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया, और उन्होंने बताया कि जो फैक्टर होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये भी क्या हो गए, अब फैक्टर तो इन्होंने बता दिया, लेकिन फैक्टर के अंदर क्या है, फैक्टर के अंदर इसकी केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह, इसका केमिकल कंपोजिशन वगैरह के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ क्या बता दिया, लोकेशन बता दिया, ठीक है, कि क्या है, कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल लिपिड है, प्रोटीन है, डीएनए आरएनए है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। मतलब इसकी बात करें तो अपन कौन सा इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल है, उसके बारे में इन्होंने कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही बात करेंगे, ये जो फैक्टर था जिसको हम आज क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम इसको क्या बोल रहे हैं, हम जीन बोल रहे हैं। ये जीन है क्या चीज, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है सर, इसकी कंपोजिशन क्या है, और ये कैसे काम करता है, और कैसे काम करके ये जीन क्या बनाता है अपने पास में, अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे फॉर्मेशन करता है, वहां तक अपने को जाना है, ठीक है सर। प्रोटीन फॉर्मेशन कर देगा तो उसका हमें रेगुलेशन भी पढ़ना है, तो जीन रेगुलेशन टॉपिक मैंने यहाँ पर बात किया। उसके अलावा दो एडिशनल टॉपिक इसके अंदर और आते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर
हमने आज जो इतना अपन जीन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सब जो भी अपने को जाता है वो किसको जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें एक-एक जीन की अपने पास में स्टडी की गई है। वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी जेनेटिक्स का पार्ट है जो एप्लीकेशन इसके अंदर एनसीईआरटी ने जोड़ रखा है। तो साथ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो वो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक है। बाकी यहाँ तक जब तक अपन प्रोटीन बनाएँगे और प्रोटीन का अपन रेगुलेशन करेंगे जीन का, तो ये पूरा प्रोसेस अपने को किससे चलेगा, अपने पहले केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर देख लेंगे कि ठीक है केमिकल स्ट्रक्चर ये हो गई, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट जैसे अपने पास फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में फिर अपन चलेंगे मेन टॉपिक के ऊपर, जो अपना क्या रहेगा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद उसका जीन एक्सप्रेशन कैसे है, जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया। क्यों सर हमने जेनेटिक्स से इसको मतलब रिलेट किया है, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर हमने देख लिया था कि कुछ मतलब ऐसा फैक्टर था, जो फैक्टर क्या हो रहा था, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपना क्या मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा था, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाकर के सेम करेक्टर जो पेरेंट्स के अंदर था, वो हैज ए ट्रेड के फॉर्म में वहां पर शो कर रहा था। तो जेनेटिक्स में ये हमें बता दिया, लेकिन जेनेटिक्स ने ये नहीं बताया कि फैक्टर है क्या चीज, इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसकी सब बात हम करेंगे किसके अंदर, मोलिकुलर बेसिस, क्योंकि आपको नाम से समझ में आ रहा हो मोलिक्यूल के लेवल के ऊपर काम करेंगे। तो मोलिक्यूल जब भी अपने को नाम यदि दिमाग में आता है, तो अपने को क्या दिमाग में आता है, किससे, केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड मतलब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में यहाँ पर बात करें। लेकिन उससे पहले, बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसके इवोल्यूशन की बात करें कि सर अब आप इतना तो बता दिया आपने कि डीएनए अपना है जो जेनेटिकल मटेरियल है, लेकिन ऐसे प्रूव क्यों हुआ, प्रूव करने के लिए आपको मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसकी इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले जो अपनी प्रिमिटिव जो सेल्स थी, जो आदिम सेल्स थी, प्रिमिटिव सेल्स थी, उसके अंदर फर्स्ट जो न्यूक्लिक एसिड था वो क्या था, आरएनए, ये डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। आरएनए न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं बताऊंगा, ठीक है, कौन था, आरएनए। लेकिन सर आप बोल रहे हो कि डीएनए, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि नेचर में जब आरएनए था, और आरएनए क्या था, जब बहुत पहले जो प्रिमिटिव जो सेल थी, उसके अंदर ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर भी करने का काम करता था, उसी साथ में कैटालिस्ट की तरह भी काम करता था, उसी साथ में स्ट्रक्चर रोल और स्पेलाइजिंग जैसे रोल, बहुत सारे रोल, मल्टीटास्क बना हुआ था आरएनए। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत पुअर थी, तो नेचर ने देखा कि इसकी स्टेबिलिटी पुअर होगी, मैन अपनी चीजें जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है, तो इसको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, या कोई हमें एक अलग हमें को कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपनी को है जो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर सके यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सब काम इसको दे दिए गए थे आरएनए को, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम थी। तो आरएनए की इस चीज को देखते हुए नेचर ने थोड़ा और मॉडिफाइड किया, जैसे कि आपको पता ही है नेचर अपने आप में कुछ चेंजेस करती रहती है, तो उन्होंने क्या किया, डीएनए इन्वॉल्व किया। तो जो डीएनए इन्वॉल्व किया, ये क्या था, आरएनए से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग होने की रीजन क्या है, वो भी अपन बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी तक के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब मल्टीटास्क बना हुआ था, कैटालिस्ट की तरह भी काम करता था, इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता था, एज स्ट्रक्चर रोल भी प्ले कर रहा था, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी से प्रॉपर नहीं थी। प्रॉपर नहीं होने की वजह से फिर वापस से किसका इन्वॉल्व हुआ बाद में, अपने पास में आरएनए का, ठीक है, उसके सॉरी डीएनए का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और ये डीएनए का जो हुआ, ये जब नेचर का मेन टारगेट था क्या था, कि जो अपने पास में नयापन जो मॉलिक्यूल बनाए वो क्या है, स्टेबल हो। तो उन्होंने जो डीएनए इन्वॉल्व किया, तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत टाइम तक क्या थी, स्टेबल रह पाई थी, ठीक है। ये स्टेबल रहने का रीजन क्या है, वो भी अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि प्रिमिटिव जो सेल मतलब प्रोकैरियोटिक जो सेल थी, सबसे पहले उनके अंदर डीएनए और आरएनए अपने पास में, लोकेशन की मैं बात करूँ आपको कि सर इसका लोकेशन कहाँ पर था, तो लोकेशन कहाँ होगा, आपको जैसा पता है कि जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर तो साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर बोथ अपने पास में आरएनए और अपने पास में डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल के लिए इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि डीएनए के लोकेशन की अपन बात करेंगे, तो डीएनए कहाँ पर रहता है, अपने पास में न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। जबकि अपने पास में आरएनए की बात करें, आरएनए कहाँ पर रहेगा, अपने पास में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो फॉर्मेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो जब मैं आपको आरएनए के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर और डिटेल में बताऊंगा कितने टाइप के अपने पास में आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए के अंदर, उसके साथ में कौन कौन सा आरएनए
कि कहाँ-कहाँ बनता है अपने न्यूक्लियस के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? और ये आरएनए बनता किससे अपने पास में? डीएनए से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ठीक है? ये बनता है तो डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो डीएनए के लोकेशन आपको सभी को पता है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया कि इवोल्यूशन पर सबसे पहले इवोल्यूशन के अंदर यदि बात करें, हैज जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए था। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम यदि जेनेटिक मटेरियल की अपन बात करें तो कौन है अपने पास में? डीएनए, ठीक है? आपको स्पेसिफाई करके दे कि प्रेजेंट मतलब बहुत पास्ट टाइम, मतलब सबसे पहले टाइम में कौन सा जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर किया गया था, तो आपको आरएनए करके आना है। अदरवाइज डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यदि पूछता है तो डीएनए करना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, तो डीएनए आपको नहीं पूछेगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का, ठीक है? इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो देखिए घुमा कर देगा, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है कि उसके अंदर मतलब प्रिमिटिव सेल की बात कर रहा है या फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर था उसकी बात कर रहा है, वो आपको अच्छे से उसके अंदर देखना है, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में जच गया होगा कि सर हाँ, इवोल्यूशन के बारे में आपने बता दिया कि कैसे यहाँ पर अपना इवोल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है? इतना क्लियर हुआ सभी को। अब इस चीज के अंदर अपन बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड को लेकर के, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कि डीएनए और आरएनए अपने पास में होते हैं, जो है जेनेटिक मटेरियल होते थे। आरएनए की बात करें, आरएनए अपने जब सबसे प्रिमिटिव सेल के अंदर देखा गया था, मतलब सबसे पहला जो डिस्कवर किया गया था जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। लेकिन बाद में नेचर ने जैसे मतलब अपने अंदर थोड़ा डेवलपमेंट किया, थोड़ा चेंजेस किया कि नहीं, आरएनए स्टेबल नहीं रह पाता था, इसकी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बाद में नेचर ने क्या किया, यहाँ पर डीएनए इन्वॉल्व किया था, ठीक है? डीएनए इन्वॉल्व किया, तो ये दोनों डीएनए और आरएनए अपने क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड होने के साथ में ही अपने पास में क्या है? यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है, और उस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, मतलब जो वर्ड दो दिया गया था वो किसके द्वारा गया था? गिवन बाई अपने पास में अल्टमान के द्वारा, ठीक है? इतना क्लियर हुआ। इन्होंने पहले नाम जो फर्स्ट नाम दिया न्यूक्लिन नाम दिया था, लेकिन बाद में वो और इसके ऊपर डिस्कवर किया, तो इन्होंने इसकी एसिडिक नेचर यहाँ पर देखने को मिली, और उस एसिडिक नेचर को देखते हुए उन्होंने क्या नाम दिया यहाँ पर? इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, ठीक है? उससे पहले इसको न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक? इतना क्लियर हो गया। अब डीएनए जो आरएनए है, ये क्या होता है अपने पास में? इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो 2 स्ट्रैंड डीएनए होते हैं यहाँ पर, ठीक है? आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन इसका नाम बात करें, आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से यहाँ पर अपने इसको जानते हैं, ठीक है? अब ये जो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन से बने, मतलब मतलब न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, और ये बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना, इसी को अपन बोलते हैं जे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर क्या डिफरेंस होता है उसकी अपन बात करेंगे। तो होता क्या है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है उसके अंदर किससे बनी हुई है? न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है। तो अपन किसकी बात करेंगे? अब न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पर बात करेंगे। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक आता है इसके अंदर शुगर, ठीक है? क्या आता है इसके अंदर? शुगर। शुगर के बाद आती है इसकी नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर प्यूरिन एंड सॉरी पिरामिड आएगा, ठीक? उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फॉस्फेट की बात करेंगे, तो फॉस्फेट के ग्रुप की यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे, ठीक? जिसके अंदर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर के क्या बनाता है यहाँ पर अपने पास में? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस कौन मिलकर के? फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है? तो इसका एक एक बात करेंगे। इसका पहले शुगर की बात करेंगे, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन बेस की, उसके बाद में फॉस्फेट की, और उसको इन तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करके अपन क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड की, मतलब उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर का फॉर्म करेंगे, और फिर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। तो कैसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कनेक्ट होकर के हैज डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर करती है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि शुगर की बात करें तो शुगर इसके अंदर 5 कार्बन वाली शुगर होती है, और 5 कार्बन वाली शुगर में जैसा कि आप जानते हो, बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा या बायोलॉजी के अंदर भी 11th में पढ़ा होगा, उसके अंदर पेंटोज और एल्डोज नामक की शुगर होती है। तो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर पाई जाती है, इसके अंदर क्या होता है? राइबोज होता है, ठीक है? उसी के साथ में क्या होता है यहाँ पर? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है? अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है दोनों में? सिर्फ डी जो राइबोज होती है वो किसके अंदर मिलती है? अपने को आरएनए के अंदर मिलती है, जबकि जो डीऑक्सीराइबोज होती है वो किसके अंदर में देखने को मिलती है? डीएनए को मिलती है। फॉर्मूले की बात करें तो C5H10O5 ये इसका फॉर्मूला होता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है? डिफरेंस सिर्फ इतना रखना है। यदि आरएनए का फॉर्मूला आपके पास में याद है तो आप डीएनए का ऑलरेडी क्या करना है आपको? एक डीऑक्सी लिखा हुआ है किसके आगे? राइबोज के आगे, तो मतलब एक ऑक्सीजन आपको रिमूव कर देना है। तो C5H10O4 ये अपने पास में क्या हो गया? अपने पास में मेन डिफरेंस हो गया, और ये डिफरेंस ही यहाँ पर इसकी डीएनए की स्टेबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है? जब मैं आपको डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस पढ़ाऊंगा, कैसे अपने पास में जो डीएनए है ये अपने पास में मतलब आरएनए से कैसे बेस्ट यहाँ पर अपने माना गया है,
स्टेबिलिटी को लेकर के, तो वहां पर रीजन के साथ में आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट रीजन आप देख लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है, और कौन से ऑक्सीजन की होती है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। इसको जो रिंग होती है, रिंग क्या होती है, जो 4 कार्बन से बनकर बनी होती है, और एक क्या होता है इसके अंदर ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूरन रिंग के नाम से यहाँ पर जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बायोलॉजी में नहीं तो केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकता है फ्यूरन रिंग के नाम से, तो आप लोग याद रखिए इसको, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कैसे देते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसको कार्बन नंबर C1 यहाँ से इसका देते हैं, C1 यहाँ से, C2 यहाँ से देता है, उसके बाद C3 नंबर पे आओ ये रहेगा, C4 पे। स्ट्रक्चर आपके पास में नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पूछ सकते हैं, बाकी बायोलॉजी में अभी तक क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है स्ट्रक्चर को लेकर के। इसमें पूछ क्या सकते हैं आपको कि कौन से कार्बन के ऊपर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है डीएनए आरएनए में, वन ऑक्सीजन कम किस में रहता है, डीएनए में रहता है, कितने कौन से नंबर कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन जो होता है रिंग का, उसके ऊपर आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है इसके अंदर डीएनए के अंदर, ठीक है। आपको शुगर का पता चल गया कि कौन कौन सी शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन किसकी, नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस में यहाँ पर यूज अपने पास में होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है पिरामिडिन्स, और एक होता है यहाँ पर प्यूरिन्स, ठीक है। अब पिरामिडिन्स के अंदर 3 होते हैं, इसको याद कैसे रखना है आपको, कट याद रखना है, CUT, ठीक है, CUT याद रखना है, कट पाई, कट पाई से आप यदि आप याद रखोगे तो आपके पास में 3 यहाँ पर याद हो जाएंगे। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। बाकी बात करें इसके अंदर किसकी, इसकी प्यूरिन्स की बात करें तो ऐसे याद रख सकते हो आप प्यूरिन्स को, प्योर गैस, प्योर गैस से आप किसको याद रख सकते हो, यहाँ पर प्यूरिन को याद रख सकते हो, और कट से किसको याद रख सकते हो, आप पिरामिडिन को यहाँ पर याद रख सकते हो, पिरामिडिन को याद याद यहाँ पर रख सकते हो। प्योर की मतलब प्योर गैस का मतलब G4 क्या होगा, गुआनिन होगा, A4 क्या होगा यहाँ पर एडेनिन। तो मतलब दो जो नाइट्रोजन बेस किसके अंदर होते हैं, प्यूरिन्स के अंदर होते हैं, और ये कहते हैं डबल रिंग होती है। और जो अपने पास में पिरामिडिन्स की बात करें तो ये होती है सिंगल रिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। इस सिंगल रिंग की बात करें तो इसके सिंगल रिंग के अंदर 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर जो होंगे, इस 6 मेंबर के अंदर यदि बात करें, आप मेंबर में से क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा इसके अंदर है नहीं। मेंबर के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, 4 तो कार्बन होते हैं और 2 क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बताऊंगा, अभी के लिए आप याद रखिए कि सर जो पिरामिडिन होती है क्या होती है, 6 मेंबर रिंग होती है, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और 2 क्या होते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। और 3 एग्जाम्पल आपने बताया, एक बताया साइटोसिन और एक बताया यूरेसिल, उसी साथ में एक बताया आपने थाइमिन, ठीक है। इसके अंदर एक डिफरेंस होता है मैन डीएनए और आरएनए के अंदर, इसको लेकर के डीएनए के अंदर क्या होगा, यहाँ पर थाइमिन होगा, ठीक है। और इसके साथ में बात करें आरएनए के अंदर, तो इसके अंदर आरएनए के अंदर क्या होगा, यहाँ पर यूरेसिल, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, मैन डिफरेंस इसके अंदर ये रहेगा। जहां जहां मैं आपको डीएनए बताऊंगा तो डिफरेंस आपको न्यूक्लियोटाइड के अंदर सिर्फ किसका देखने को मिलेगा, यहाँ पर थाइमिन का, और अपने पास में इसका इसका यूरेसिल का, ठीक है। मतलब यदि आरएनए होगा तो थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूरेसिल आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब आपको चौरगफ रोल मतलब चौरगफ वाला जो रूल पढ़ाऊंगा उस टाइम वो यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जनरल आपको सिंगल रिंग याद रखनी है, उस सिंगल रिंग से आपको क्या याद रखनी है, बाकी तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे याद रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखनी है। उस साथ में प्यूरिन्स की बात करें तो इसकी भी आपको सिंगल रिंग याद रखनी है, डबल रिंग होती है। डबल रिंग में क्या होती है, 9 क्या होते हैं, मेंबर होते हैं यहाँ पर। 9 मेंबर की बात करें तो 9 के अंदर भी अपने पास में 4 क्या होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन होते हैं, और 5 क्या रहते हैं, कार्बन रहते हैं। इस प्रकार की इसके अंदर अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों ही रिंग, इसके अंदर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी नाइट्रोजन भी है, तो मतलब किस टाइप की रिंग होगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको वो देखने को यहाँ पर मिलेंगी। बाकी आप केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ लेना बायोमोलिक्यूल के अंदर, ठीक है। बाकी फिर भी मैंने कवर करने का पूरा कोशिश यहाँ पर भी किया है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सर मैंने बताया आपको कि जो पिरामिडिन होती है कितने की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग होती है, ठीक है। और दोनों मैंने बताया कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, तो ये सिंगल इसकी रिंग होती है। जिसके अंदर नंबरिंग की अपन बात करें तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 यहाँ से। नंबरिंग आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड की चेन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम ये आपको काम आएगा, और आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जब न्यूक्लियोटाइड की चेन में कौन सा नंबर ऑफ मतलब यहाँ पर मेंबर है, या कार्बन वाले या नाइट्रोजन वाले जो है जो शुगर से फॉस्फेट से यहाँ पर कनेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर की बात करें तो 1 नंबर से यहाँ से स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से, 2 नंबर ये, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर भी याद आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये रिंग आपको दिमाग में बिल्कुल यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर चेंजेस सिर्फ क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर यूरेसिल को देख लेना है। यूरेसिल में क्या कर देना है आपको, 2 जगह मतलब 2 पोजीशन पे क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, डाई ऑक्सी बना देना है इसको, ठीक है। क्या बना देना है, डाई ऑक्सी पिरामिडिन्स। जो डाई ऑक्सी पिरामिडिन होता है वही क्या होता है यहाँ पर यूरेसिल। मतलब क्या करना है सर मेरे को, इस रिंग में इस पोजीशन पे क्या करूंगा मैं, डबल बॉन्ड और लगाऊंगा, और इस पोजीशन पे क्या लगाऊंगा मैं, डबल बॉन्ड और।
यानी इस पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को? क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सिंगल रिंग आपको दिमाग में रहनी चाहिए। इस सिंगल रिंग में आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। मतलब सर मैं इसके अंदर अपने पास में 4 नंबर पर जो पोजीशन होगी उसके ऊपर उसी के साथ में सेकंड नंबर पोजीशन पे मैं सर क्या कर दूंगा, यहाँ पर अपने पास में मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको सभी को? ठीक, यहाँ पर ना आप नाइट्रोजन कर लेना और यहाँ पर अंदर थोड़ा गलत है, ठीक। 4 नाइट्रोजन इसके अंदर हो गया, एक एक नाइट्रोजन यहाँ पर, ये प्यूरिन सॉलिड, ठीक है, ठीक है। इतना आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। दो ऑक्सीजन लगा दिया, उसके बाद बात करें थायमीन की। थायमीन को सिर्फ आपको इसको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी गया है, नीट के अंदर भी इसको क्वेश्चन आया हुआ है। यूरेसिल को अपन क्या बोलते हैं, यूरेसिल का मतलब थायमीन करके थायमीन इज ऐसे करके दे देगा। तो क्या करके देगा फिर आपको, ऑप्शन में कुछ भी दे देगा तो उसमें आपको लिखा होना चाहिए कि 5 पोजीशन के ऊपर मिथाइलेशन कर दिया है। तो मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने नंबर कार्बन पे, ये कितना नंबर कार्बन है यहाँ पर, 5 नंबर कार्बन पर। तो सर जो थायमीन है, थायमीन को अपन क्या बोलते हैं, आपको मैंने यहाँ पर भी नोट करके दिखा दिया कि 2 4 2 नंबर और 4 नंबर पे क्या होगा, यहाँ पर डाइऑक्सी होगा, पिरामिडीन के अंदर। तो क्या होगा, यूरेसिल। यूरेसिल के अंदर ही अपन को क्या कर देना है, 5 नंबर पोजीशन पे क्या करना है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है, मिथाइलेशन कर देना है। वही क्या हो जाएगा अपने पास में, थायमिडीन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सेम बात करते हैं साइटोसिन की। साइटोसिन के अंदर पिरामिडीन की जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में है, उसको ही क्या कर देना है, उसके अंदर सेम पोजीशन के अंदर, कौन सी पोजीशन के अंदर, जैसे फर्स्ट मतलब 2 और 4 पे दोनों पे ऑक्सी किया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 2 नंबर पे क्या कर देना है, एक ऑक्सीजन ग्रुप ऐड करना है। जबकि 4 नंबर पोजीशन पे क्या कर देना है, अपने को एमीन ग्रुप के अंदर अमाइनेशन कर देना है। वो क्या बन जाएगा अपने पास में, साइटोसिन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो? मतलब इस स्ट्रक्चर से आपको तीनों स्ट्रक्चर बना देनी है। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, यूरेसिल वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर दिमाग में आपको रखनी है। और थाइमिन में सिर्फ इतना याद रखना है कि सर मैं 5 पोजीशन पे इसके ऊपर क्या कर दूंगा, CH3 ग्रुप ऐड कर दूंगा। वही मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में थाइमिडीन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हुआ जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यूरिन को लेकर के। प्यूरिन की स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर नंबरिंग का तो सबसे मेन है, नंबरिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको करनी है। तो नंबरिंग कैसे करनी है, यहाँ से लेंगे अपने पास में, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 4 5 और 6, इतना कर लिया। यहाँ से इस नाइट्रोजन से फर्स्ट कार्बन लेना है आपको, मतलब फर्स्ट पोजीशन ले लिए। इसमें क्या से लिए थे अपन, यहाँ से अपन फर्स्ट नाइट्रोजन यहाँ पर लिए। फिर क्या कर देना है, यहाँ पर 7 नंबर पे ये, 8 नंबर पे ये, 9 नंबर, 9 मेंबर हो गए। 9 मेंबर 4 क्या है, नाइट्रोजन है, और 5 क्या है यहाँ पर अपन पास में, कार्बन। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब इसके अंदर क्या करना है, एडेनिन की यहाँ पर बात करें, ठीक है। तो एडेनिन में क्या कर देना है, अपने पास में 6 पोजीशन पे अमीन जोड़ देना है, अमाइनेशन कर देना है। तो 6 पोजीशन पे अमाइनेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सिंपली अपने पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर एडेनिन बन जाएगा। ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन में क्या करना है कि सेकंड नंबर पोजीशन पे, जैसे 6 नंबर पोजीशन पे हमने क्या किया, अमाइनेशन किया, लेकिन अब इसके ऊपर क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे क्या करना है, अमाइनेशन करना है। और साथ में जो पहले जिस मतलब एडेनिन में क्या किया था हमने, 6 पोजीशन के ऊपर अमाइनेशन किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ऑक्सी ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, यहाँ पर ग्वानिन बन जाएगा। मतलब पूरी जो चीज अपन खेल रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर प्यूरिन के अंदर किसका खेल रहे हैं, तो सर अमीन ग्रुप जोड़ रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्वानिन के अंदर क्या कर देना आपको, एक अमीन ग्रुप सेकंड नंबर पोजीशन के ऊपर, उसी के साथ में एक ऑक्सीजन ग्रुप किसके ऊपर, 6 नंबर पोजीशन के ऊपर। आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इनके नाम भी आप इसके हिसाब से याद रखो। तो यूरेसिल को याद रखते हो तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है सर, डाइऑक्सी पिरामिडीन है, डाइऑक्सी पिरामिडीन है, ऐसे दिमाग में रखो। या ऐसे एडेनिन की बात करो तो क्या याद रखना है कि सर 6 नंबर पोजीशन पे क्या है, एमिन ग्रुप, 6 नंबर पोजीशन पे क्या है, एमिन ग्रुप। ऐसे दिमाग में आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन आपको यहाँ से डाल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पहले ही बताया था, ये जो अपने पास में जो स्ट्रक्चर होती है, डीएनए था, ठीक है। डीएनए और आरएनए हम दो पढ़ रहे थे सर, दोनों क्या हो रहे थे सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन थी सर। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली वर्ड ऐड हो रहा है सर किसके, न्यूक्लियोटाइड के। मतलब सर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बना रहे हैं, चैन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उस चैन को अपन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है सर, ये न्यूक्लियोटाइड अलग अलग चैन, अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होता है, उसके साथ में क्या होता है, फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, न्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, न्यूक्लियोटाइड साइड में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। टाइड में टी वर्ड आ रहा है, मतलब टोटल की बात करेंगे तो टाइड आ जाएगा मसल सर। और साइड मतलब टोटल की बात नहीं कर रहे, साइड किसका पार्ट है, अपना टाइड का। दिमाग में क्लियर हुआ? टी आ गया मतलब टोटल वर्ड आ गया, मतलब शुगर भी आ गई, नाइट्रोजन बेस भी आ गया,
और फॉस्फेट भी आ गई। लेकिन सर जब हम शुगर की और नाइट्रोजन बेस की सिर्फ बात कर रहे हैं तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या बन गया, टोटल वाला टाइड वाला, मतलब न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आपके पास में बन गया सर। ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, ऐसे दिमाग में आपको रखना है T4 टोटल, T4 ट्राइड, ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने क्या बताया, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर के क्या बनाया यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर का मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तो उससे क्या बन जाता है अपने पास में, इसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। जब कब होता है, जब शुगर क्या होती है नाइट्रोजन बेस के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि आपको पता है आपने केमिस्ट्री में जब हमेशा कोई भी यदि दो मतलब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो ये क्या किसके बेसिस पे जुड़ते हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ना, बॉन्ड बनाएंगे आपस में, तो बॉन्ड बनाते हैं, तो उस बॉन्ड का ही यहाँ पर टाइप कौन सा है, यहाँ पर एन ग्लाइकोसाइडिक, यहाँ पर लिंकेज के नाम से जानते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, शुगर और नाइट्रोजन बेस के अंदर। बायोमोलिक्यूल में भी आपने पढ़ा होगा, जब शुगर उसी साथ में जब अमीनो एसिड जब मिलते हैं आपस में तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, अपने पास में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये किसके बीच में बन रहे हैं, यहाँ पर अपने पास में नाइट्रोजन बेस के साथ में यहाँ पर शुगर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। ठीक है, दोनों प्रकार के नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, जैसा कि अपने दो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पढ़ा, में क्या था, पिरिमिडीन, एक पढ़ा है हमने प्यूरिन। तो प्यूरिन या पिरिमिडीन दोनों में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है, उसकी यहाँ पर हमने बात कर ली। अब होगा क्या, कौन सा कार्बन होगा, शुगर का कार्बन फिक्स है, चाहे शुगर में चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसमें सर फिक्स है, चाहे डीएनए हो या चाहे क्या हो आरएनए हो, क्या हो आरएनए, उसके अंदर क्या होने वाला है सर, कार्बन फर्स्ट होना है, C1 होने वाला है। ठीक है, C1 से यहाँ से जुड़ेगा सर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन लेकिन पिरामिडीन और प्यूरिन के अंदर बिल्कुल दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है। बात करें यहाँ पर प्यूरिन की, प्यूरिन के अंदर क्या रहेगा, ये मेरे पास में नाइट्रोजन बेस है, ये कौन सा है, प्यूरिन वाला। ठीक है, ये कौन सा है मेरे पास में, प्यूरिन वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें, ये मेरे पास में क्या है, पिरामिडीन वाला। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। इसमें पिरामिडीन में कौन सा नंबर जुड़ेगा, तो इसके अंदर नाइट्रोजन नंबर 1 N1। ठीक है, जबकि प्यूरिन के अंदर क्या होगा, N9। ये आपको बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, बिल्कुल भी भूलना नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हो, ये क्या जुड़ा है, प्यूरिन जुड़ा है। प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर 9 नंबर। जैसे मैंने नंबरिंग आपको करवाया था, कहाँ से करवाया था, ये मेरे पास में 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है मेरे पास में 4 है, ये क्या है मेरे पास में 5 और 6 नंबर पर एमीन ग्रुप था। मतलब ये यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एडेनिन जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया, ये जहाँ पर लेयर थी वहां से आपको क्या लेना है, यहाँ पर 7 8 और 9। ठीक है, इतना क्लियर होगा सभी को। 6 यहाँ पर हो गया, 7 8 9 यहाँ पर हो गया। ठीक, ये को क्या होगी थी अपने पास में, इसकी बात किया प्यूरिन की। ऐसे यहाँ पर पिरामिडीन जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन नंबर 1 N1 मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। और जब जब राइबोसोम प्लस एडेनिन मिलाया गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एडो मतलब एडेनोसिन बन जाएगा। गुआनोसिन कब बनेगा, जब राइबोज के साथ में कौन सी शुगर जुड़ रही है यहाँ पर, सॉरी राइबोज शुगर के साथ में कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है, यहाँ पर गुआनिन। तो इनके नाम के साथ में ही क्या है, इनके दूसरे मतलब अदर नेम है किसके, न्यूक्लियोसाइड के। तो ये जो जितने भी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है अपने पास में, न्यूक्लियोसाइड। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूक्लियोसाइड को लेकर के न्यूक्लियोटाइड को लेकर, तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। जब जब भी आपके पास में साइन वर्ड आ रहा है, यहाँ पर आई एन ई आ रहा है, तो आप लोग समझ जाना ये सर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड की यहाँ पर बात करें। जैसे बात करें एडिनोसिन की बात करें, गुआनोसिन की बात करें, साइटोडिन की बात करें, यूरिडीन की बात करें, सब में क्या आ रहा है, आई एन ई आ रहा है ना। मतलब ये किससे बन रहा है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर की फॉर्मेशन से यहाँ पर बन रहा है। अब इसके अंदर अपन क्या जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जोड़ेंगे। जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्मेशन हुआ। मतलब सर शुगर के साथ में कौन जुड़ रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस। जब सर प्यूरिन जुड़ेगा तो प्यूरिन में से नाइट्रोजन पर 9 नंबर वाला नाइट्रोजन है वो यहाँ पर ऐड होगा। जबकि पिरामिडीन यहाँ पर जुड़ेगा तो कौन सा होगा, नाइट्रोजन नंबर 1 वाला यहाँ पर मेंबर यहाँ पर ऐड यहाँ पर होगा। और ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे सर, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इसके नाइट्रोजन बेस के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम होंगे। न्यूक्लियोसाइड के एडिनोसिन की बात करें, गुआनोसिन की बात करें, साइटोडिन की बात करें, उसके बाद में यूरिडीन के यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इतना सभी के लिए यहाँ पर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब इसको किसका फॉर्मेशन करना है, न्यूक्लियोटाइड का, जिससे अपने को क्या बनाना है सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मेरे को फॉर्मेशन यहाँ पर करनी है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा H3PO4, इसके अंदर मेरे पास में न्यूक्लियोसाइड, मैंने न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है, ये मेरे पास में न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये बन गया है मेरे पास में AMP।
ये बन गया एडीपी, ये बन गया एटीपी। ये किसके बेस पे नाम है? सिंपली किसके ऊपर है? सिर्फ इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड होता जा रहा है। जो इसके अंदर PO4 माइनस है, ये कितना है? नंबर में 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, इसके 1 है। जैसे ही एटीपी चला गया, इसके अंदर कितने नंबर में आ गया? 2 नंबर में आ गया। और जैसे ही एटीपी होगा, इसको फाइनल अपन बोलते हैं, ये क्या हो गया? 3 नंबर की, मतलब 3 फॉस्फेट यहाँ पर सर ऐड है। मतलब ये जो फर्स्ट है यहाँ पर एएमपी, इसके अंदर क्या है सर? मोनोफॉस्फेट है। एमपी का मतलब क्या है? मोनोफॉस्फेट। ए का मतलब एडिन, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। या को यहाँ पर क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट हो यहाँ पर। एटीपी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन मतलब, एडिनोसिन क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियोसाइड को। और जैसे ट्राइफॉस्फेट है, तो फॉस्फेट ग्रुप किसको मतलब कर रहा है अपने पास में? यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड को। और ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए इसको अपन एडेनिलिक एसिड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। इसी को, इसका जो नाम होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? एडेनिलिक एसिड, ठीक है। इस टाइप का आपके पास एडेनिलिक एसिड आया, गुआनिलिक एसिड आया, तो ये जो होंगे एडेनिलिक, गुआनिलिक, ये किसके अंदर जाएंगे अपने पास में जाएंगे न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। साइन वाला वर्ड किसके अंदर जाता है? IN वाला, वो जाएगा सब न्यूक्लियोसाइड के अंदर। और जो अपने पास में एसिड वाला वर्ड आएगा, एडेनिलिक आएगा, गुआनिलिक आएगा, तो वो किसके अंदर जाएगा? अपने पास में न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो मैं बात कर लेता हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि जब शुगर और नाइट्रोजन बेस मिल रहे थे, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे थे और वाटर का रिमूव यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है सर। इसके अंदर क्या होगा सर? क्योंकि मोलिक्यूल तो दोनों ये भी है ना, अब अपने आप में जब वो जुड़ गए, जुड़ने के बाद में एक नया मोलिक्यूल फॉर्मेशन कर दिया, जिसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड दूसरे मोलिक्यूल से ऐड हो रहा है, जो बोल दिया फॉस्फोरिक एसिड। अब इस फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ेगा, तो ये भी कोई तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो बिल्कुल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है, तो इसके नाम में ही इसका बॉन्ड का नाम है, वो है अपने पास में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के नाम से। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और बॉन्ड है, तो लिंक का काम कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लिंकेज के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक। लेकिन इसके अंदर मेन आपको क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ पर होता है। 2 बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। उसके बाद में जब अपने पास में दोनों यहाँ पर अपने पास में और ऐड हो जाएंगे, मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको यहाँ पर। जब दोनों और यहाँ पर आकर के अपने पास में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएंगे, जब जाकर के यहाँ पर अपने पास में बढ़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। दोनों को आपको बिल्कुल क्लियर करना है। जब फर्स्ट टाइम जब सिंगल बॉन्ड बनता है, वो क्या बनता है यहाँ पर अपने पास में? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और जब आपस में अलग अलग यूनिट आकर के न्यूक्लियोटाइड की बनती है, तो वो दोनों आपस में किसका फॉर्मेशन करते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उसी के साथ में आपको फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड के अंदर बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल गलती यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। बॉन्ड का नाम याद रख लोगे, कौन सा बॉन्ड बनता है और ये किसके अंदर बन रहा है? जब अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको न्यूक्लियोसाइड का नाम आपको दे दे और यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड का नाम देकर के आपसे कंफ्यूजन कराने के लिए बोल दे कि इसके अंदर कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, तो उसके अंदर 0 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर फॉस्फोरिक एसिड जब ऐड नहीं हुआ, तो कहाँ से फॉस्फोरिक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। हिंट दिया है मैंने, इसके हिंट के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन होगा, कौन स्टूडेंट यहाँ पर सोल्व करता है, तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर होगा सभी से। ये जो अपने पास में ऑल बाइंडिंग ब्लॉक एग्जिट है द ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 मतलब मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं, तो वो बनाता है अपने पास में DATP, DGTP, DCTP और DTTP। डी कुछ नहीं है, कौन क्या वर्ड है यहाँ पर? डीऑक्सी। जो डी है, ये क्या है? डीऑक्सी वर्ड है यहाँ पर, डीऑक्सी। और इस सब किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? DNA के अंदर, ठीक है। DNA को TP लग रहा है, मतलब ट्राई फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर सर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो ट्राई फॉस्फोरिक एसिड होंगे, ये बाद में जाकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? लिंक का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक। इतना सबको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन इसकी लिंकिंग की बात करते हैं चैन के अंदर। जैसे मेरे पास में सर मेरे पास में न्यूक्लियोटाइड आ गया, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, तो अपने पास में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड अपने आप में एक मॉलिक्यूल होगा, दूसरा अपने आप में सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक अपने आप में मॉलिक्यूल होगा। जब मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट दे दिया है जो केमिस्ट्री का है, कि जब जब 2 मॉलिक्यूल अपने आस पास मतलब ऐड होंगे, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैंने 2 यहाँ पर मेरे पास में नए मॉलिक्यूल आ गए, 2 आ गए मेरे पास में न्यूक्लियोटाइड वाले। अब इनको ऐड करूंगा, तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, वो क्या बनेगा? यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
अब 2 मेरे पास में यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स में क्या होते हैं, ये ऐड होते हुए जाते हैं। पहली चीज़ तो ठीक है। अब ऐड होंगे तो जैसा कि सर आपने बताया कि शुगर और नाइट्रोजन बेस जब ऐड होते हैं तो वो अपने आप में एक पर्टिकुलर नंबर पे ऐड होते हैं। तो सर इसके अंदर भी ऐसा कुछ झमेला है? तो बिल्कुल है। यहाँ पर जो फॉस्फेट यहाँ पर ऐड होता है, ये 3 नंबर वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पर ऐड होगा। जैसे 3 नंबर वाले कार्बन पे ऐड होगा और किसकी तरफ ओपन होगा, यहाँ पर 5 नंबर की तरफ। तो ये हमेशा 3 डैश से 5 डैश, जब भी अपने पास में न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए 3 डैश से यहाँ पर 5 डैश के अंदर क्यों चलता है, वो इसी वजह से चलता है क्योंकि नया जो फॉस्फेट ग्रुप आकर नया न्यूक्लियोटाइड आकर ऐड होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 3 डैश एंड पर होगा। तो फॉर्मेशन किस साइड में चलेगा, यहाँ से चलेगा ना, इससे 3 डैश 5 डैश के एंड। ठीक है, तो इसकी अपन बात करेंगे जब आपको डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आपको क्लियर हो गया होगा कि सर जब जब मैं किसकी बात करूंगा, न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पर बात करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में यहाँ पर फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा, जब 2 न्यूक्लियोटाइड के यहाँ पर मैं आपस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर करूंगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि जब मेरे पास में 2 न्यूक्लियोटाइड है, दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा हूँ, मेरे पास में बहुत एक लंबी चेन बन गई है, 10 न्यूक्लियोटाइड लिया, 10 न्यूक्लियोटाइड ले लिया मैंने। अब 10 न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने डाइएस्टर बॉन्ड होंगे, आप कुछ मतलब सोच के बताओ। मैंने हिंट दे दिया है आपको कि 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि मैं डायरेक्ट बोल दूं कि इसके अंदर कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर हैज ए फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दोनों वर्ड में बिल्कुल डिफरेंस है, डाई का फर्क है। तो उसके अंदर सिंगल आपको डायरेक्ट दे देगा एस्टर बॉन्ड और डाई का फर्क इसके अंदर, दोनों को ये देखना है आपको। इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, जल्दी से बताइए किसको आता है। यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, ठीक है, बता भी दिया मैंने आपको कि लीनियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे मेरे पास में मतलब लीनियर है सॉरी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन बनी उसके अंदर एन बेसेस मेरे पास में, एन बेस है मेरे पास में। तो कभी भी आपको उसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालना है तो उसमें एन में से क्या कर देना है, आपको एक माइनस कर देना है, तो वो जो बच गए हैं ना वो अपने पास में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर अपने पास में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आपको कोई दे दे कि आपके पास में 50 क्या है बेस पेयर है, 50 क्या है अपने पास में बेस पेयर है, तो 50 बेस पेयर में कितने डाइएस्टर बॉन्ड होंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 49। एक सिंगल आपको पूछे तो यदि आपको दे दे कि डीएनए बोल कर दे, तो डीएनए के अंदर आपको स्पेसिफाई नहीं करे कि आपके पास में सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, तो आपको क्या मानना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मानना है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मानना है तो आपको क्या करना है, वहां पर आंसर डबल करना है, सिंगल आंसर नहीं करके जाना। आरएनए यदि देता है तो आरएनए के अंदर सिंगल चेन होगी, तो सिंगल चेन होगी तो आप सिंपली वहां पर आंसर क्या करके आओगे 49। लेकिन यदि डीएनए की बात कर रहा है, कोई स्पेसिफिक चीजें कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तो क्योंकि 2 चेन है तो 2 चेन होगा, तो एक में 49 है इस चेन के अंदर, तो इस चेन के अंदर 49 होंगी ना, तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 98। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। इतना सबको स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि सर हमने क्या पढ़ा है, इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है, इंपॉर्टेंट बॉन्ड है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास में चैन हमने बना लिया, न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ करके चैन बना लिया है डाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। और ये जब चैन मिलती है, चैन मिलकर के ही किसका फॉर्मेशन कर देती है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, किसका फॉर्मेशन करती है अपने पास में वो डबल हेलिक्स, मतलब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जब इससे पहले मैं आपको सेंट्रल डॉग्मा भी और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम समझ में। अभी आपको मैंने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बताया, न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से यहाँ पर बॉन्डेड रहते हैं, सिर्फ आपको अभी तक यही समझना है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास न्यूक्लियोटाइड चैन है ये रही, ये आपस में रहेंगे। अब ये चैन आपस में है और बीच में इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन बेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये नाइट्रोजन बेस आपस में, इस चैन के नाइट्रोजन बेस, इस चैन के नाइट्रोजन बेस जब दोनों आपस में जुड़ते हैं और हेट्रोसाइक्लिक लिंक है, तो जब आपस में जुड़ेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेन को कम करने के लिए डीएनए इस प्रकार कोइल रहता है कोबरा की तरह। कभी कोबरा किसी को कोबरा पकड़ते हुए देखा हो तो क्या, जैसे कोबरा बिल्कुल लिपट जाता है ना ऐसे अपने हाथ पैरों की, उस प्रकार से बिल्कुल ऐसे लिपटी हुई फॉर्म में इस प्रकार से इसके अंदर मतलब वो पाया जाए। क्यों होता है ऐसा, ताकि स्ट्रेन को अपने आप को कम कर सके। ठीक है, उस स्ट्रेन को कम करने के लिए इसके अंदर ये चीजें अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, जिसके अंदर जो अपने पास में आपको बेस पेयर बताया, जैसे एडेनिन आपको पढ़ाया मैंने, गुआनिन पढ़ाया, तो जो एडेनिन होता है ना ये थाइमिन के साथ, जब आपको चोरगोफ स्लो पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि थाइमिन के साथ एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, क्योंकि एडेनिन जो होगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा किसके अंदर, थाइमिन के अंदर। जबकि जो गुआनिन होता है ना ये किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, इसके अंदर साइटोसिन के अंदर। वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो बॉन्ड के साथ में आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब एक जो मतलब अपने पास में न्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसे मैंने एक न्यूक्लियोटाइड चेन ले लिया, इस न्यूक्लियोटाइड चेन का जो एडेनिन है ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन के साथ में एंटी पैरेलल किससे जुड़ता है, थाइमिन के साथ में जुड़ेगा। अब यही यदि मैं किसकी बात कर लूं, आरएनए की बात कर लूं, तो यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूरेसिल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे यहाँ पर गुआनिन था तो यहाँ पर साइटोसिन आ गया, यहाँ पर साइटोसिन था तो यहाँ पर क्या आएगा, गुआनिन आ जाएगा, यहाँ पर एडेनिन है तो थाइमिन आ जाएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा रहता है। और एक जो टर्न होता है, एक बार मतलब टर्न में अंदर इसके अंदर 10 बेस पेयर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। कितने बेस पेयर रहते हैं? 10 बेस पेयर। जो आपको एक डबल हेलिक्स मॉडल बताऊंगा वहां पर भी बताऊंगा। ये 10 बेस पेयर जो होते हैं ना, ये कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। इनके अंदर अपन बात करें तो मतलब जो डिस्टेंस की बात करें तो कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर अपने होती है। इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 3.4 नैनोमीटर। तो इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 10 बेस पेयर जो लेंथ होती है कितनी होती है यहाँ पर 3.4 नैनोमीटर। इसी को यदि अपन एंगस्ट्रॉन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉन, ठीक। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अपने पास में एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर होगा। बॉन्ड को लेकर मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और ये क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। ये एंटी पैरेलल वाला कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से एंटी पैरेलल रहते हैं, मतलब इसका नाइट्रोजन बेस दूसरे वाले के नाइट्रोजन बेस से किस प्रकार से जुड़ता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी इसकी डिटेल में और अपन बात कर लेंगे, ठीक है। एक आप क्विक समरी आपको दिखा देता हूँ मैं किस कैसे कैसे आपको नाम, यदि कोई डायरेक्ट आपको नाम का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। जैसे आरएनए है मेरे पास। अब आरएनए में शुगर की बात करूं तो आरएनए के अंदर शुगर क्या होगी? राइबोज होगी। ये तो सबको याद है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डीएनए में क्या होगी? डाईऑक्सी राइबोज होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेता हूँ नाइट्रोजीनियस बेस के अंदर। अब नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या होगा? आरएनए है तो आरएनए के अंदर क्या होगा? एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, साइटोसिन होगा और क्या होगा? गुआनिन होगा। मतलब आरएनए होगा, डीएनए होगा, उनके अंदर दोनों के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होंगे। डिफरेंस सिर्फ किसका है? थाइमिन का और यूरेसिल का। यहाँ पर यूरेसिल है तो यहाँ पर क्या गया? थाइमिन। बाकी साइटोसिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, ठीक है। सिर्फ आपको नाइट्रोजन बेस में क्या याद रखना है? यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक। अब ये क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर के। सर ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं अपने पास में? सर न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। और इस न्यूक्लियोटाइड में सर मैं क्या जोड़ूंगा? यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूंगा, CO4 2 3 ठीक है। ये जोड़ दूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो ये बना, इसको देख लो यहाँ पर एडिनोसिन, यूरेडिन, IN दिख रहा है सबके लास्ट में। तो ये क्या हो गया अपने पास में? मतलब न्यूक्लियोसाइड हो गया। इसके अंदर ये जोड़ रहे हैं फॉस्फेट। जब क्या बन रहा था अपने पास में यहाँ पर? फोस्फो एस्टर बॉन्ड, फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, उससे बन रहा है यहाँ पर AMP ADP ATP, UMP UDP UTP, ठीक है। ये बाकी आप लोग सब लोग लिखना इन नाम से, क्या क्या इसके अंदर नाम है, बाकी इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है, ठीक है। वैसे मोनोफोस्फोरेट, डाइफोस्फोरेट, ट्राइफोस्फेरेट, तो ये सब इसके अंदर फोस्फेट ग्रुप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया मैंने जो बताया, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इन एडिनोसिन इज, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होना चाहिए इसके अंदर? एडिनोसिन के अंदर अपने को क्या बताना है यहाँ पर? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, जिसकी मैंने हिंट आपको दे भी दिया है पहले, ठीक है। ये क्या है? अपने पास में एडिनोसिन है। और एडिनोसिन क्या है? एक प्रकार का सर न्यूक्लियोसाइड है सर। और न्यूक्लियोसाइड में आपने बताया इसके अंदर क्या नहीं होगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत यहाँ पर क्लिक कर देंगे कि सर वन वन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पर? अपने पास में नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं इसमें से। ये 0 ऑप्शन होगा तो 0 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये भी आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो करेक्ट इनकरेक्ट आपको बहुत अच्छे से देखना है। बोथ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस आर हेट्रोसाइकिल, बिल्कुल हेट्रोसाइकिल है सर। शुगर के अंदर भी क्या है? नाइट्रोजन के साथ में वो, तो कार्बन के साथ में क्या था अपने पास में? ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस के अंदर कार्बन के साथ में क्या था? नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट था। दोनों क्या थे? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है सर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड हैव एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सर मतलब न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में भी, तो न्यूक्लियोसाइड से तो टाइड बन रहा है, तो सीधी सी बात है सर न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी शुगर प्लस क्या है? नाइट्रोजन बेस है। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी शुगर प्लस नाइट्रोजन है, तो सीधी सी बात है सर, हाँ नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिल्कुल प्रेजेंट होगा सर। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लैक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दिया सर। जब पॉली वर्ड आ गया किसके साथ में? न्यूक्लियोटाइड है सर, साइड यहाँ पर नहीं है। और बोल रहे हैं कि चेन लैक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बिल्कुल नहीं सर। जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर नहीं होंगे तो सर ये तो क्या नहीं होगा अपने पास में? चैन ही नहीं बनेगी। तो चैन नहीं बनेगी तो काहे का अपने पास में डीएनए बनेगा? तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इनकरेक्ट अपने पास हो जाए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अपने फोर्थ भी देख लेते हैं। एच बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस, बिल्कुल नाइट्रोजन बेस के अंदर। जब भी तो एंटी पैरेलल हो रहा था, एक अपने पास में नाइट्रोजन बेस का दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ में मैंने बताया था 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके साथ में? एडेनिन का थाइमिन के साथ में, गुआनोसिन का साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर मिल रहे थे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है?
सही यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है अपने पास में प्यूरिन इज 9 मेंबर डबल रिंग, बिल्कुल सही है। प्यूरिन इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन होगा, कंसिडर द फॉलोइंग ओनली ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड ए बी करेक्ट यहाँ पर है। 9 मेंबर है प्यूरिन है, सही बात है सर, 2 डबल मेंबर है लेकिन 9 मेंबर है। प्यूरिन इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सर, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए का एक पार्ट है, तो उनको डाइजेशन मतलब उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो मेरे पास में क्या मिलेगा, मेरे पास में यही तो मिलेगा, तो इससे अलग कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं आपको इससे रिलेटेड कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पर होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके अंदर होगा, तो ये मैंने आपको सिंपल यहाँ पर बताया। और भी इसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं वो जब मैं आपको करवाऊंगा, जब सेंट्रल डोगमा थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसी साथ में आपको वो चोरगोफ लॉ जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आपको बॉन्डिंग वगैरह कैसे क्या रहती है, किस रेशियो के अंदर रहती है, तो उसके बाद में वो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि आप सीयूटी के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। स्ट्रक्चर से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको फिर केमिस्ट्री में पूछा है, तो आपका केमिस्ट्री वाला भी बायोमोलिक्यूल का पोर्शन न्यूक्लिक एसिड का पूरा यहाँ पर मैंने कवर किया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कीजिए। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मतलब नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा जिसके अंदर अपने बात करेंगे डीएनए के बारे में, हमने उसका केमिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से देख लिया है। अब अपन बात करेंगे कि सर कैसे डीएनए का मतलब इसकी डिस्कवरी को लेकर के कौन से एक्सपेरिमेंट थे, एक्सपेरिमेंट उसके बाद में इसका पैकेजिंग पढ़ेंगे सर आप, ठीक है। मतलब मैंने जो आपको फर्स्ट 3 टॉपिक बताया था जिसके अंदर अपने हमें क्या करना था, इसको इसके केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना था, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ करके जो इतना बड़ा डीएनए हमारे पास में तो उसको हम कैसे फोल्ड करके रख सकते हैं, कैसे पैकेजिंग करके वो पढ़ेंगे, उसके साथ में क्या पढ़ेंगे, इसकी डिस्कवरी। जब ये काम अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर चलेंगे अपने इसके फंक्शन के ऊपर, मतलब कैसे डीएनए काम करता है, कैसे डीएनए एज ए प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन करता है, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो उनकी प्रोसेस के बारे में अपन नेक्स्ट अपना एक नया यहाँ पर चैप्टर होगा, ठीक है। नया अपने पास में पोर्शन मानिए कुछ भी मानिए, क्योंकि इस चैप्टर को आप बिल्कुल डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में यहाँ पर समझ में यहाँ पर आएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए सभी के लिए अपडेट, अभी तक भी आप सोच रहे हो कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो तो 159 के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाना है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट आप क्या करना है डाल, और यहाँ पर जाने के बाद आपको पेड वाले ऑप्शन में जाना है, पेड कोर्स वाले ऑप्शन में, पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाते ही आपको विश्वास बैच नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो भी यहाँ पर पीसीबी हो या पीसीएम वाले स्टूडेंट हो, उसके बाद अपने पास में एबीसी वाले जो स्टूडेंट है वो आप जाकर के वहाँ पर एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास में इधर चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उस हिसाब से हम उधर टेस्ट यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे, उस हिसाब में मई से हम पूरा यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, फुल वाला जो चैप्टर आपका फुल वाइज अभी तक चलेंगे, जो माइनर चलेंगे माइनर चैप्टर वाइज अपने पास में टेस्ट होंगे, जिसके अंदर 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपके क्वेश्चन यहाँ पर है। तो माइनर टेस्ट सीरीज देना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए मेजर टेस्ट देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पर आपको जाना है, यहाँ पर टेस्ट वाले ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिखाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन दिखाएगा, उस साथ में टेस्ट वाला ऑप्शन दिखाएगा, तो टेस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर बिल्कुल फोल्डर वाइज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेज के यहाँ पर आपको फोल्डर वहाँ पर बने हुए, तो वहां से जाकर के आप लोग एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ आपको डाउट लगता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं चलते हुए, तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद, जय हिंद।